हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। हम पढ़ रहे थे 11वीं कक्षा के जीव विज्ञान का 5वां अध्याय, जो कि है पुष्पी पादपों की आकार की यानी कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। हमने इसका 10 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया है। आज है हमारा इसका 11th पार्ट यानी कि भाग 11। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है प्रस्तुति, यानी कि जो आज का हमारा वीडियो लेक्चर चलेगा उसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। आज हम पढ़ेंगे पुष्प चक्र का परिचय देखेंगे, उसके बाद हम कैलिक्स, उसकी परिभाषा और संरचनात्मक विशेषताएं देखेंगे, फिर कैलिक्स के प्रकार देखेंगे, उसके बाद हम कोरोला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, उसके परिभाषा और कार्य पर चर्चा करेंगे, फिर कोरोला के प्रकार पढ़ेंगे, उसके बाद पुष्प दल विन्यास यानी एस्टिवेशन के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो एक एक कर सारे टॉपिक्स को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले आता है पुष्प चक्र परिचय। ओके, पुष्प के 4 मुख्य चक्र होते हैं। पुष्प 4 चक्रों से मिलकर बना होता है, कैलिक्स, कोरोला, पुमंग और जायांग। इनमें से कैलिक्स और कोरोला को सामूहिक रूप से पुष्पावरण यानी कि पेरियंथ कहा जाता है। ठीक है, यदि हम दोनों को कंबाइन करके बोले तो पुष्पांकन में सबसे बाहरी चक्र कैलिक्स होता है और उसके भीतर कोरोला होता है। ये दोनों चक्र मिलकर कली की रक्षा व परागन में सहायता करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो 4 प्रमुख चक्र हैं, पिक्चर में आप देख सकते हैं। नीचे में पुष्पावृंत दिया हुआ है, उसके ऊपर कैलिक्स है, फिर कोरोला, ठीक है, पेटल्स जिसे बोलते हैं, पुमंग, जायांग दोनों दिया है, एंड्रोशियम गाइनोशियम जिसे बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर वही बताया गया है कि दोनों मतलब कि ये जो भी हैं, ठीक है, मुख्य जो चक्र हैं वो क्या क्या है। जब जैसे आप खुद भी सोचिए, जैसे जब हम कभी भी किसी फूल को देखते हैं तो वो सिर्फ पंखुड़ियों से नहीं बना होता है, सिर्फ पेटल्स नहीं होते हैं उसमें, बल्कि 4 महत्वपूर्ण चक्रों से मिलकर बना होता है, कैलिक्स, कोरोला, पुमंग और जायांग। इनमें से कैलिक्स और कोरोला जो होते हैं वो सबसे बाहर होते हैं, जो मिलकर फूल की रक्षा भी करते हैं और उसे सुंदरता भी देते हैं। आप इसे ऐसे समझिए जैसे कोई घर 4 कमरों से बना हो। ठीक है, 4 कमरा हो उसमें, और हर कमरे को, जैसे कि 4 कमरा है और फिर हर कमरा का एक अपना काम हो। ठीक है, तो ठीक उसी तरह हर चक्र का भी एक अपना खास काम होता है, खास कार्य होता है, जिससे कि पूरा फूल सही तरीके से विकसित होता है। सभी कोई अपना अपना कार्य करता है, उससे क्या होता है, फूल जो है वो सही क्रम में विकसित होता है। ओके, चलिए आगे आते हैं। कैलिक्स व कोरोला का महत्व क्या है। यहाँ पे आप दोनों का पिक्चर भी देख सकते हैं, एनसीईआरटी का ही पिक्चर है ये। पुष्प की प्रारंभिक सुरक्षा का कार्य कैलिक्स करता है। कोरोला रंगीन पंखुड़ियों के कारण कीट परागकों को आकर्षित करता है। पुष्प की संरचना और पहचान में दोनों चक्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विभिन्न पौधों में इन चक्रों का रंग, आकार एवं संख्या भिन्न होती है। ओके, अब यहाँ पर आप समझिए, जब हम ये अलग अलग चक्रों की बात कर रहे हैं, ओके, यहाँ पर जो दिया गया है कैलिक्स और कोरोला की, तो कैलिक्स कोरोला आखिर है क्या। यहाँ पर हम समझते हैं जो कैलिक्स और कोरोला है वो बाहरी का हिस्सा है, ठीक है, जो सबसे शुरू में जो स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं फूल के बाहर जो भी हरा हिस्सा कली को ढक कर रखता है, तो वो कैलिक्स है। ठीक है, जो एक ढाल की तरह फूल की सुरक्षा करता है। वहीं कोरोला क्या करता है, कोरोला यानी कि हम पेटल्स बोल सकते हैं, रंगीन पंखुड़ियाँ जो होती है वो फूल को आकर्षक बनाती हैं और क्या करती है, मधुमक्खियों, तितलियों, इन सभी जैसे जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीट्स जो होते हैं, उनको अपनी ओर खींचती है ताकि परागन हो सके यानी कि पॉलिनेशन हो सके। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि कोई, आप समझ सकते हैं, कोई चमकीली चीज़ है, हमारी नज़र खींच लेती है। वैसे ही पंखुड़ियों के रंग और खुशबू जो होते हैं वो कीटों को आकर्षित करते हैं, और दोनों चक्र मिलकर क्या करते हैं, फूल के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ओके, एक एक करके हम लोग सभी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कैलिक्स के बारे में देख लेते हैं। कैलिक्स की परिभाषा और संरचनात्मक विशेषताएं पर चलते हैं। कैलिक्स की परिभाषा, कैलिक्स पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। ओके, इसकी प्रत्येक इकाई को बाह्य दल यानी सेपल कहते हैं। एक इकाई जो होता है, ठीक है, उसे हम सेपल बोलते हैं, और कलेक्टिव सेपल्स, ठीक है, सेपल्स का एक ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, कैलिक्स बोलेंगे। आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। स्टूडेंट्स जो होते हैं यहीं पर कंफ्यूज होते हैं कि हम जो सेपरेट होता है उसे क्या बोलते हैं, कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना है। सामान्यतः क्या होता है, बाह्य दल हरे रंग के पत्ते नुमा होते हैं, जबकि यहाँ पर भी ग्रीन आपको दिखाया गया है। कली की अवस्था में यह फूल को विकृति, कीट एवं सूखे से बचाता है। ये जो कैलिक्स है, ठीक है, इसकी परिभाषा यदि हम देख रहे हैं तो कैलिक्स जो होता है ना, वो फूल का सबसे बाहरी और सबसे पहला सुरक्षा का परत होता है। ओके, इसकी इकाइयों को हम बोलते हैं बाह्य दल यानी सेपल्स। ठीक है, ये आमतौर पर क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है और आकार में बिल्कुल पत्ती की तरह दिखता है। ठीक है, पत्ती नुमा संरचना इसका है। जब फूल जो होता है वो कली की अवस्था में होता है तो कैलिक्स ही उसे कीड़ों, ठीक है, पानी की कमी और अन्य पर्यावरणीय समस्याओं से बचाता है। जैसे हम किसी नाजुक चीज़ यानी जो बहुत ही ज़्यादा बहुत डेलिकेट होता है, नाजुक होता है, तो उसको हम लोग पैक करके रखते हैं, तो ठीक उसी तरह कली जो होता है ना, फूल आने वाला होता है, तो फूल बहुत ही नाजुक होता है, उसे क्या होता है, ढक कर रखना रहता है। तो वो जो सुरक्षा देने का काम होता है वो कौन करता है, कैलिक्स करता है। कैलिक्स क्या करता है, फूल को उसकी शुरुआती अवस्था में बहुत ही सुरक्षित तरीके से रखता है। ओके, आगे देखते हैं।
कैलिक्स की संरचनात्मक विशेषताएं क्या है? बाह्य दल पत्ती जैसे मोटे व कठोर होते हैं। कैलिक्स आकार में साधारण, नुकीला, त्रिकोणीय या गोलाकार हो सकता है। कभी कभी बाह्य दल रंगीन हो जाते हैं, जैसे कि बोगनविलिया में आप देख सकते हैं। कुछ पौधों में कली के बड़े होने पर बाह्य दल बढ़कर पुष्प का आधार ढकते रहते हैं। ओके, अब यहाँ पर आप समझिए, जब हम बात कर रहे हैं ये संरचनात्मक विशेषताएं की, तब आपको यहाँ पर देखना है कि ये संरचनात्मक विशेषताएं हैं क्या कैलिक्स की। ठीक है, जब हम कैलिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो कि बाह्य दल है, ठीक है, जिसे हम उसकी हर एक इकाई को हम लोग क्या बोल देते हैं, ये सेपल बोलते हैं। ओके, और कलेक्टिव जो होता है उसे हम बोलते हैं कैलिक्स। ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में इसी से सवाल पूछे जाते हैं। अब जब संरचनात्मक विशेषताएं की हम बात कर रहे हैं, तो आप देखिए यहाँ पे बहुत कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। जैसे कि कैलिक्स की संरचना जो होती है वो अक्सर मजबूत और मोटी होती है, ताकि वह कली को अच्छी तरह ढक सके। कुछ पौधों में आप यह भी देख सकते हैं, बाह्य दल जो होते हैं, सेपल जो होते हैं, वो रंगीन भी हो जाते हैं। जैसे कि बोगनविलिया में, उसमें क्या होगा ना, बोगनविलिया में रंग जो होता है हम फूल समझ लेते हैं। ठीक है, ये जो फूल हम समझते हैं ना, वो कैलिक्स ही होता है। ठीक है, असल में वो क्या होते हैं, जो कलरफुल होते हैं, रंगीन जो होते हैं, वो ब्रैक्ट्स होते हैं। ठीक है, कैलिक्स। कुछ फूलों में कली के बड़े होने पर क्या होता है, बाह्य दल भी फूल के साथ बढ़ते रहते हैं। ठीक है, यानी जो कैलिक्स होता है, सेपल जो होता है, वो भी बढ़ते रहता है। यानी कैलिक्स सिर्फ एक ढक्कन की तरह नहीं, बल्कि विकास के दौरान भी सक्रिय भूमिका निभाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ प्रोटेक्शन ही दे रहा है, बल्कि उसका भी ग्रोथ होते रहता है। ओके, चलिए आगे आते हैं कैलिक्स के प्रकार। यहाँ पर अब देखिए, सबसे पहला गेमोसेप्लस यानी संयुक्त बाह्यदली। इसमें सभी बाह्यदल आपस में जुड़े होते हैं। यह नली नुमा या घंटी के आकार की संरचना बनाते हैं। संयुक्त बाह्यदली फूल को अधिक सुरक्षा प्रदान करता है। अब देखिए, उदाहरण में दिया हुआ है दतूरा और हिबिस्कस। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, जब हम गेमोसेप्लस है, संयुक्त बाह्यदली है, तो संयुक्त बाह्यदली वाले फूलों में बाह्य दल एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और एक नली या घंटी जैसा आकार, यहाँ पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल एक घंटी की तरह, ठीक है, बेल की तरह ये शेप दिया हुआ है, उसी तरह शेप बना लेते हैं। इससे क्या होता है, कली को अधिक सुरक्षा मिलती है। जो कली होती है ना, उसे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलता है, क्योंकि उसका पूरा हिस्सा एक मजबूत आवरण जैसा लगता है, जैसे हम किसी बोतल पर टाइट कैप लगा देते हैं। वैसे ही ये संयुक्त बाह्य दल फूल को क्या करता है, मजबूती से ढक कर रखते हैं। धतूरा और हिबिस्कस में हम देख सकते हैं इसके ये बहुत ही अच्छे उदाहरण हैं, जो कि जिसमें कि कैलिक्स जो होते हैं वो इसी प्रकार से होते हैं, गेमोसेप्लस होते हैं। चलिए अब आते हैं पॉलीसेप्लस में, यानी पृथक बाह्यदली में। यहाँ पर क्या होते हैं, सभी बाह्यदल अलग अलग एवं स्वतंत्र होते हैं, सभी इंडिपेंडेंट होते हैं। फूल खुलने पर ये बाहर की ओर मुड़ जाते हैं। ओके, बाहर की ओर मुड़ जाते हैं। यह संरचना जो है वो आमतौर पर सरल होती है। उदाहरण में आप ले सकते हैं मस्टर्ड और रेडिस। ठीक है, मूली में हो गया, सरसों में हो गया, यही स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। ठीक है, पॉलीसेप्लस का। जैसे कि पृथक बाह्यदली वाले फूलों में क्या होता है कि हर बाह्यदल जो होता है वो अलग अलग होता है और फूल खुलने पर अक्सर क्या हो जाता है, किनारों की ओर मुड़ जाता है। इस प्रकार की संरचना जो होती है सरल तो होती है, ठीक है, और फूल के बढ़ने के साथ साथ क्या हो जाता है कि बाह्यदल आसानी से अलग हटकर पंखुड़ियों को बाहर आने देते हैं। ओके, ये हम देख सकते हैं बेसिकली सरसों और मूली जैसे सामान्य पौधों में। ठीक है, इसे आसानी से देखा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, कोरोला पे आते हैं, परिभाषा और कार्य। कोरोला की परिभाषा, कोरोला पुष्प का दूसरा चक्र है जो दल यानी पेटल से मिलकर बनता है। यहाँ पे कोरोला का पिक्चर आप देख सकते हैं। दल सामान्यतः रंगीन, कोमल और आकर्षक होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। यही वो हैं जो इंसेक्ट्स जो होते हैं, ठीक है, मधुमक्खी होती है, ठीक है, उनको आकर्षित करती है पॉलिनेशन के लिए। ओके, पॉलिनेशन में मदद करती है। ये फूल को सौंदर्य प्रदान करते हैं तथा परागण के लिए कीट आकर्षित करते हैं। यस, जो अभी मैंने बताया। कोरोला का रंग, आकार और संख्या पौधों में बहुत भिन्न होती है। अलग अलग पौधों में भिन्न भिन्न कोरोला के प्रकार आपको मिलेंगे। ओके, यानी कि कोरोला फूल का दूसरा चक्र होता है जिसमें कि सुंदर और रंगीन पंखुड़ियां शामिल होती है। ये जो है वो फूल को आकर्षक बनाती है और कीटों को अपनी ओर खींचती है। देखिए, अगर आप सोचे कि कैलिक्स सुरक्षा गार्ड है, तो कोरोला क्या हो जाएगा, कोरोला एक तरह से फूल का मेकअप हो जाएगा। ठीक है, जो उसे आकर्षक बनाकर क्या करता है, परागण की प्रक्रिया में मदद करता है। पंखुड़ियों के रंग, आकार और संख्या जो होते हैं वो पौधों में बहुत विविधता दिखाते हैं, यानी अलग अलग रहते हैं। ओके, आते हैं कोरोला का कार्य क्या है। कीट परागकों को आकर्षित कर परागण में सहायता करना, ठीक है, पहला कार्य है। दूसरा हम देख सकते हैं, पंखुड़ियों की विशेष सुगंध एवं रंग परागण रणनीति का हिस्सा होते हैं, क्योंकि जो स्मेल रहता है, सुगंध होता है, उसका कलर जो होता है पंखुड़ियों का, ठीक है, ये भी एक बहुत ही एक मैकेनिज्म है, उसका रणनीति है पॉलिनेशन का। तीसरा, कभी कभी पंखुड़ियां हवा या पानी द्वारा परागण में भी भूमिका निभाती हैं। चौथा है, कई पौधों में कोरोला विशेष आकृति बनाकर पराग को सुरक्षित रखता है। यहाँ पर बेसिकली जो भी इसका कार्य है वो पॉलिनेशन से रिलेटेड है। ओके, यहाँ पर हम समझ सकते हैं ये जो कोरोला है, ठीक है, कोरोला का आखिर कार्य है क्या, वो हमें देखना है। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं जो कोरोला है बेसिकली उसका मेन पर्पस ही है पॉलिनेशन का। पॉलिनेशन में ये बहुत ज़्यादा मदद करता है हमारी, जैसे कि ये कितना अट्रैक्टिव है, ठीक है, उससे
जो तितली होती है, मधुमक्खी होती है, ये सब आती है ताकि क्या हो सके, पोलिनेशन हो सके। यानी कि कोरोला का मुख्य कार्य है कीटों को आकर्षित करना ताकि वे पराग लेकर एक फूल से दूसरे फूल तक जाएं। पंखुड़ियों की खुशबू जो होती है, रंग होता है और कभी कभी उनमें बने खास चिन्ह सभी परागकों को संदेश देते हैं कि यहाँ आओ। ओके, कुछ फूलों में कोरोला जो होता है ना, वो हवा या पानी द्वारा परागन में भी मदद करता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पंखुड़ियों को इस तरह से बना लेते हैं कि पराग जो है वो सुरक्षित रहे और सिर्फ सही कीट द्वारा ही स्थानांतरित हो सके। यानी कि पराग को वो प्रोटेक्टेड रखते हैं और जैसे कि जिस कीट से परागन होना है सिर्फ उन्हें ही अलाउ करते हैं। ओके, चलिए आगे आते हैं। कोरोला के प्रकार। चलिए, कोरोला के क्या क्या प्रकार है, हमने कैलिक्स के प्रकार देख लिए, अब आते हैं कोरोला के प्रकार। अब देखिए, रंग एवं आकृति की विविधता। कोरोला की आकृतियां नलिकाकार, ठीक है, घंटाकार, कीपाकार, चक्राकार, ठीक है। नलिकाकार हो जाएगा ट्यूबुलर शेप, संकुचित नलिका जैसा, यानी कि चाइना रोज, ठीक है। फिर है घंटाकार, ठीक है, बेल शेप जो होता है घंटी की तरह, घंटी जैसी, चंपानुला। ओके, कीपाकार यानी फनल शेप्ड, चौड़ी मुख वाली, धतूरा। ओके, देन चक्राकार यानी रोटेट, यानी चपटी फैली हुई, वो ब्रिंजल का होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आप सारे पिक्चर्स देख सकते हैं कि क्या क्या है। ओके, यहाँ पर सारे पिक्चर, सारे शेप का जो भी मैंने यहाँ पर शेप आकार मेंशन किया है सभी का यहाँ पर दिया गया है। कोरोला जो होता है ना, वो कई प्रकार की आकृतियों में होता है। कुछ फूलों में पंखुड़ियाँ नली के आकार की होती है, ठीक है, जैसे कि हो गया चाइना रोज, कुछ घंटी जैसी, ठीक है, कुछ कीप जैसी, ठीक है, जैसे कि हो गया दतूरा, ठीक है, और कुछ चक्राकार जैसे कि बैगन हो गया। तो इन आकारों का चयन जो है ना, पौधे ने प्रकृति में अपने परागकों के अनुरूप किया है। जैसे कि किसी दुकान का दरवाजा उसके ग्राहकों के अनुसार बनाया जाता है, तो वैसे ही फूलों ने अपनी पंखुड़ियों के आकार कीटों पक्षियों की सुविधा के अनुसार विकसित किए हैं, ठीक है, जो कि आप सभी को देख भी सकते हैं। अलग अलग शेप यहाँ पर बताया गया है, सभी शेप आप देख सकते हैं। जो भी यहाँ पर शेप मेंशन है, ट्यूबुलर शेप देख सकते हैं, ठीक है, बेल शेप देख सकते हैं, फनल फॉर्म भी दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद रोटेट व्हील शेप्ड भी दिया हुआ है। ओके, एक एक करके आप सब देख लीजिए और आपको ये याद रखना था कि आपको जब टाइप से लिखना हो तो आपको बिल्कुल पिक्चर से बिल्कुल याद आ जाए कि आपको उसमें क्या क्या लिखना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। चलिए, पंखुड़ियों का जुड़ाव। संयुक्त दली यानी गेमोपेटलस, पंखुड़ियाँ आपस में जुड़ी होती हैं। पृथक दली यानी पॉलीपेटलस, प्रत्येक पंखुड़ी अलग होती है। संयुक्त पंखुड़ियों में नली व लोब स्पष्ट दिखते हैं। पृथक पंखुड़ियां खुलने पर अधिक फैल जाती हैं। अब देखिए क्या है, गैमोसेप्लस और पॉलीसेप्लस की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, ये पंखुड़ियों का जुड़ाव। कुछ फूलों में क्या होता है, सभी पंखुड़ियां आपस में जुड़कर एक नली जैसी संरचना बनाती है, इन्हें संयुक्त दली यानी कि गेमोपेटलस कहा जाता है। वहीं कुछ में क्या होता है, हर पंखुड़ी अलग अलग होती है, इन्हें हम क्या कहते हैं, पृथक दली यानी पॉलीपेटलस। संयुक्त दली में क्या होता है, नली और लूप जो होते हैं वो स्पष्ट दिखते हैं, जबकि पृथक दली में पंखुड़ियां खुलकर फैल जाती हैं और फूल जो होता है वो अधिक बड़ा दिखाई देता है। ये जो विविधता है परागण की अलग अलग रणनीतियों को दर्शाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो पिक्चर में दिया गया है, दो तरह का पिक्चर दिया हुआ है। पहला वाला जो आप पिक्चर देख सकते हैं उसमें थोड़ा सा छोटा टाइप का आपको फूल दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, पंखुड़ियाँ जो है वो आपस में जुड़ी हुई हैं, वो गेमोपेटलस है। लेकिन आप जब दूसरा पिक्चर देख रहे हैं, ठीक है, दूसरी तस्वीर में दर्शाया गया है कि पंखुड़ियाँ जो है वो अलग अलग है, ठीक है, सारी पंखुड़ियाँ अलग अलग हैं, पृथक दली हैं, वो पॉलीपेटलस है, जिससे कि क्या होता है ना कि फूल जो है थोड़ा बड़ा दिखता है। चलिए, तो ये पंखुड़ियों का जुड़ाव के बेसिस पर दिया था, गैमोपेटलस और पॉलीपेटलस। चलिए आगे आते हैं। अब आता है लास्ट टॉपिक है पुष्पदल विन्यास यानी कि एस्टिवेशन। परिभाषा व महत्व। पुष्पदल विन्यास होता है कली में एक दूसरे के सापेक्ष दल यानी बाह्य दल के स्थित होने का क्रम। यह पुष्प पहचान और वर्गीकरण का महत्वपूर्ण आधार है। 4 मुख्य प्रकार है, कोरस्पर्शी, व्यावर्तित, ठीक है, कोरछादी, वैक्सिलरी। विभिन्न फूलों में अलग अलग विन्यास मिलते हैं। यानी एस्टिवेशन की जब हम बात कर रहे हैं, वो होता है पुष्पदल विन्यास, यानी कि कली में पंखुड़ियां या बाह्य दल एक दूसरे के सापेक्ष किस तरह व्यवस्थित है। यह पौधों की पहचान और वर्गीकरण में जो होता है अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। जैसे किसी परिवार की पहचान उनके रहने के तरीके से होती है, तो वैसे ही फूलों की पहचान उनके विन्यास के आधार पर होती है। तो इसमें 4 मुख्य प्रकार है जो कि यहाँ पर मैंने बताया। चारों प्रकार को एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ पर देख लीजिए, चारों का मैंने एक जगह पर लिखा है। वेलवेट, किनारे सिर्फ स्पर्श करते हैं, ठीक है। कैलोट्रॉपिस में पिक्चर के साथ आप देखिए। ट्विस्टेड में एक दल दूसरे को अतिव्यापित करता है, जैसे कि हिबिस्कस में। फिर एम्ब्रिकेट की बात करें तो कोई निश्चित क्रम नहीं होती है, विभिन्न अतिव्यापन होते हैं, जैसे कि कैशिया में, ठीक है। उसके बाद है पैपिलियोनियसियस
विशेष प्रकार है ये। इसमें क्या होता है, 5 पंखुड़ियाँ होता है, मानक पंख कूटक जैसे मटर शेम में होते हैं। ओके, ये थोड़ा सा बिल्कुल अलग है, इसमें कोई एक पैटर्न नहीं है, लेकिन इस तरह से रहता है। ओके, यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ये जो भी हम यहाँ पे अलग अलग प्रकार देखे, ठीक है, वो आखिर है क्या। कोर स्पर्शी विन्यास में क्या होता है ना कि दलों के किनारे बस एक दूसरे को छूते हैं, जैसे कि कैलेट्रॉपिस में। और व्यावर्तित विन्यास में हर दल अगले को थोड़ा सा ढकता है, ओके, जैसे कि हिबिस्कस में। कोरछादी विन्यास में क्या होता है, कोई निश्चित अनुक्रम तो नहीं होता है, जैसे कि कैशिया में। ओके, जबकि वैक्सिलरी विन्यास खास करके मटर और शेम वाले फूलों में मिलता है, जिसमें कि 5 पंखुड़ियाँ, मानक यानी स्टैंडर्ड एक होता है, पंख होता है, विंग्स होता है यानी, और एक कूटक होता है, कील होता है। ये जैसी विशेष संरचना बनती है। ये जो विन्यास होता है ना, वो पेपिलियोनेसियस परिवार की एक पहचान है। पेपिलियोनेसियस फैमिली जो होता है उसमें ये मेनली मिलता है वैक्सिलरी। चलिए आगे आते हैं। ये रहा एनसीईआरटी का पिक्चर है जो कि दिया हुआ है, और देखिए चारों का आपको एग्जाम्पल्स भी याद रखना है मेनली कि कौन से फैमिली में वो आता है, ठीक है। अब आता है संक्षेपण, यानी आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा पुष्प चक्र परिचय, ठीक है, फिर कैलिक्स परिभाषा और संरचनात्मक विशेषताएं देखी, उसके बाद हमने कैलिक्स के प्रकार देखे, और फिर कोरोला परिभाषा और कार्य पढ़ी, और फिर कोरोला के प्रकार देखे। उसके बाद लास्ट में हमने पुष्पदल विन्यास पढ़ा, यानी कि एस्टिवेशन, यानी कि बेसिकली आज का टॉपिक्स था हमारा कैलिक्स, कोरोला और एस्टिवेशन। ओके, तो ये सारी हमने कंप्लीट किया। ओके, तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।